वेलकम टू स्लीपिंग फिलॉसफी। आज रात हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम धरती से भी बेहतर दुनियाओं की तलाश करेंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि अर्थ ही जिंदगी के लिए एक परफेक्ट जगह है, पर क्या यह सच है? क्या यूनिवर्स में ऐसी प्लैनेट्स भी हो सकती हैं जो हमारे घर से भी ज्यादा सूटेबल हो जिंदगी के लिए? अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इस लंबी कहानी के दौरान आपको मिलेगा शांति, ज्ञान और एक नया नजरिया इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए, आंखों को बंद कीजिए, सांस को गहरा लीजिए और इस जर्नी में डूब जाइए। और हाँ, अगर आपको स्लीपिंग फिलॉसफी की ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर को अपने दोस्तों के साथ भी बांटना ना भूलिए। रात की खामोशी में जब आप अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ सोचते हैं, एक सवाल आपके मन में उठ सकता है। क्या हम वाकई में इस ब्रह्मांड के लिए खास हैं? क्या धरती ही एक ऐसी जगह है जो जिंदगी के लिए बनाई गई है, या फिर कहीं दूर तारों के पार ऐसी दुनियाएं भी मौजूद हो सकती हैं जो हमारे घर से भी बेहतर हों? हम सब ने बचपन से सुना है कि अर्थ ही परफेक्ट प्लैनेट है, क्योंकि यही हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पीने के लिए पानी और जीने के लिए एक नर्म और सुरक्षित माहौल। पर जब विज्ञान की नजर से देखा जाता है तो सवाल और गहरा हो जाता है। अगर धरती पर इतनी खूबसूरत जिंदगी संभव हो सकती है, तो ब्रह्मांड के अनंत सितारों और ग्रहों में ऐसी जगह क्यों नहीं होगी जो और भी ज्यादा परफेक्ट हो? सोचिए, अगर एक बच्चा मिट्टी में खेलते हुए एक सुंदर फूल ढूंढ लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मिट्टी में और फूल नहीं खिलते। बिल्कुल उसी तरह अगर हमने धरती पर जिंदगी पाई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि धरती ही एकमात्र जगह है जहां जिंदगी हो सकती है। यह सिर्फ एक मिसाल है, एक शुरुआत है। इस रहस्य को समझने के लिए पहले हमें यह सोचना होगा कि हैबिटेबिलिटी यानी जिंदगी के लिए अनुकूल होने का मतलब क्या है। एक ग्रह को हैबिटेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और क्या यह मुमकिन है कि धरती उन सब शर्तों को सिर्फ एक एवरेज तरीके से पूरी करती हो, जबकि कहीं दूर कोई और ग्रह उन शर्तों को और बेहतरीन तरीके से निभा रहा हो? आप सोचिए, एक घर जिसमें हम रहते हैं, अगर घर में बिजली है, पानी है और छत सुरक्षित है, तो हम कहते हैं कि यह घर रहने लायक है। लेकिन अगर कोई और घर हो जिसमें हवा और भी साफ हो, जहां हमेशा सुहाना मौसम हो, जहां प्रकृति और भी ज्यादा खिलखिला रही हो, तो क्या आप नहीं कहेंगे कि वो घर आपके पुराने घर से बेहतर है? बिल्कुल इसी तरह विज्ञान ये मानकर चलता है कि धरती एक गुड होम है, पर बेस्ट होने का दावा शायद सही ना हो। इसी सवाल ने वैज्ञानिकों को सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की तरफ धकेला। ये वो ग्रह हैं जो ना सिर्फ धरती जैसे हों, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर हो जिंदगी के लिए। उनका साइज ज्यादा हो सकता है, उनकी हवा और ज्यादा सुरक्षा दे सकती है, उनका मौसम और ज्यादा स्थिर हो सकता है, और उनकी समुद्र और जमीन का संतुलन और भी सुंदर हो सकता है। तो इस पहले अध्याय में हमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है, दरवाजा उस सोच का जो कहता है कि धरती शायद परफेक्ट नहीं, बल्कि सिर्फ एक मिसाल है। आपकी आंखें अभी बंद है और मन एक सुकून में डूब रहा है, पर दिमाग के एक कोने में एक छोटी सी चिंगारी जग चुकी है। अगर धरती सिर्फ एक मिसाल है, तो असली मास्टरपीस कहां है? और यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की तरफ, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के लिए सबसे बेसिक जरूरत लाइफ के लिए चाहिए होते हैं कौन से बुनियादी तत्व। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग लाइफ्स बेसिक नीड्स। जब हम जिंदगी के राज को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले सवाल उठता है, जिंदगी को चलने के लिए असल में चाहिए क्या? अगर हम एक ग्रह को हैबिटेबल कहना चाहते हैं, तो हमें उसके बुनियादी नियम समझने पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटे से पौधे को उगने के लिए कुछ खास चीजें जरूरी होती हैं, मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा। जिंदगी के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा तत्व है पानी। बिना पानी के हमारी जानी पहचानी कोई भी जिंदगी संभव ही नहीं। पानी को आप एक जीवन धारा समझिए, जैसे नदियां एक गांव में खेतों को सींचती हैं और फिर उन खेतों से अनाज उगता है, बिल्कुल वैसे ही पानी हर जीव के शरीर में पोषण की नदियों को चलाता है। धरती की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ पानी न सिर्फ है, बल्कि अपनी तीनों अवस्थाओं बर्फ, तरल और भाप में हमेशा घूमता रहता है, एक साइकिल बनाता है। दूसरा तत्व है हवा यानी एटमॉस्फेयर। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि हवा आपको जीवन दे रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर का काम सिर्फ सांस देना ही नहीं, ये हमें सूरज के तीखे किरणों से बचाता है, तापमान को एक संतुलन में रखता है और ग्रह को एक सुरक्षित कंबल की तरह लपेट कर रखता है।
बिना एटमॉस्फेयर के ग्रह तो या तो बहुत ठंडा हो जाता है जैसे चांद, या बहुत गर्म जैसे शुक्र ग्रह। तीसरा तत्व है ऊर्जा यानी एनर्जी। जिंदगी के लिए एक स्रोत जरूरी है जो उसे चलाता रहे। धरती के लिए यह स्रोत है सूरज की रोशनी। सूरज की किरणें पौधों को ऊर्जा देती हैं जो फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाते हैं और ये खुराक फिर हर जीव तक पहुंचती है। आप कह सकते हैं कि सूरज एक विशाल चूल्हा है जो हमेशा जलता रहता है और पूरी धरती को गर्माहट और ऊर्जा देता है। चौथा जरूरी तत्व है सही माहौल, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। हम इसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं गोल्डीलॉक्स कंडीशन, जहां हर चीज बस ठीक हो। आप सोचिए, अगर आपको चाय पीनी हो और चाय बहुत ठंडी निकले तो वो मज़ा नहीं देती। अगर बहुत गर्म हो जाए तो वो जलती है। लेकिन जब वो बिल्कुल सही तापमान पर हो तभी उसका स्वाद परफेक्ट लगता है। जिंदगी के लिए भी ग्रह का माहौल बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, बैलेंस में। और आखिरी पर उतना ही जरूरी तत्व है समय। जिंदगी को उगने और इवॉल्व होने के लिए लंबे समय की जरूरत होती है। अगर एक ग्रह पर सारी कंडीशन सही भी हों लेकिन उस ग्रह को स्थिर रहने का समय ही ना मिला तो वहां जिंदगी जड़ से उगने से पहले ही खत्म हो जाती। धरती पर अरबों सालों की यात्रा ने जिंदगी को इतना समय दिया कि वो एक सिंगल सेल से बढ़कर आज के कॉम्प्लेक्स इंसान तक पहुंच गई। तो ये 5 तत्व, पानी, हवा, ऊर्जा, सही माहौल और समय, एक ग्रह के लिए वो बुनियादी इमारत हैं जहां जिंदगी अपना घर बनाती है। अब सवाल यह है, क्या धरती ने इन सब तत्वों को बस मिनिमम लेवल पर दिया, या फिर यूनिवर्स में कहीं ऐसी दुनिया हो सकती है जहां ये सब तत्व और भी बेहतरीन तरीके से मौजूद हों? और यही हमें ले जाएगा अगले अध्याय की तरफ, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, सुपर हैबिटेबिलिटी, जो कहता है कि कुछ ग्रह जिंदगी के लिए धरती से भी ज्यादा अनुकूल हो सकते हैं। चैप्टर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हैबिटेबिलिटी। अब तक हमने समझा कि जिंदगी के लिए एक ग्रह को किन बुनियादी तत्वों की जरूरत होती है: पानी, हवा, ऊर्जा, एक संतुलित माहौल और समय। पर अब एक नया और रोमांचक सवाल सामने आता है, क्या ऐसी भी दुनिया हो सकती है जो धरती से भी ज्यादा अनुकूल हो जिंदगी के लिए? इसी विचार को वैज्ञानिक कहते हैं सुपर हैबिटेबल। धरती एक खूबसूरत मिसाल है, लेकिन जैसे हर मिसाल की कुछ कमियां होती हैं, वैसे ही धरती भी अपने तरीके से परफेक्ट नहीं है। यहाँ कभी प्रकोप आते हैं जैसे तूफान, भूकंप या कठिन मौसम की गर्मी सर्दी। कभी प्रकृति एक तरफ बहुत ज्यादा पानी बरसा देती है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि अगर एक ऐसी दुनिया होती जहां ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस ना होते, जहां मौसम और भी ज्यादा नरम और स्थिर रहता, तो शायद वहां जिंदगी और भी अच्छी तरह फल फूल सकती। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स वैसे ही होम्स हैं जो अपने रहने वालों के लिए धरती से भी ज्यादा सुविधाजनक और संतुलित हों। इमेजिन कीजिए एक घर जिसमें हमेशा एक सुहाना मौसम हो, जहां हवा हमेशा साफ और ताजी हो, जहां प्रकृति कभी थकती ना हो और हर कोने में जीवन के रंग छाए रहें। धरती एक अच्छा घर है, लेकिन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स एक स्वर्गीय महल जैसे लगते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ग्रह को सुपर हैबिटेबल बनाने के लिए कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि अगर एक ग्रह धरती से थोड़ा बड़ा हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर घना और सुरक्षित बनेगा। ये घनापन पौधों को और भी ज्यादा पोषण देगा और जिंदगी और गहरी जड़ तक फैल पाएगी। इसी तरह अगर एक ग्रह अपने सूरज के आसपास एक स्थिर और मध्यम तापमान वाले क्षेत्र में घूमता हो तो उसके रहने वाले जीव हमेशा एक सुखद जीवन अनुभव करेंगे। एक और बात जो सुपर हैबिटेबिलिटी को अलग बनाती है वो है समय। धरती की उम्र लगभग 4.5 बिलियन साल है और यहाँ जिंदगी को इवॉल्व होने में अरबों साल लगे। लेकिन अगर कोई और ग्रह हमसे ज्यादा पुराना हो, जहाँ कंडीशंस हमेशा स्थिर रही हो, तो वहाँ जिंदगी को हमसे भी ज्यादा समय मिला होगा इवॉल्व होने के लिए। मतलब वहाँ की जिंदगी हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सोचिए, धरती एक स्कूल की तरह है जहां हम अभी तक सीख रहे हैं, लेकिन एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जहां जिंदगी अरबों सालों से अपना सिलेबस पूरा कर चुकी हो। क्या पता वहां की प्रकृति और जीव जैसे हमने कभी सोचा भी ना हो, वैसे ही रंग और रूप धारण कर चुके हों। ये सोचना ही कितना शांत और दिलचस्प लगता है कि हम अपनी कहानी को अभी लिख रहे हैं और कहीं दूर ब्रह्मांड के किसी और कोने में कहानी पहले से ही अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। और इसी कोशिश में वैज्ञानिक धरती को एक बेंचमार्क मानकर आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं वो ग्रह जो धरती से एक कदम आगे हैं। अब अगले अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात, साइज मैटर्स। क्यों एक ग्रह जो थोड़ा सा बड़ा हो धरती से जिंदगी के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। चैप्टर 4, साइज मैटर्स, बिगर देन अर्थ।
अब तक हमने देखा कि एक ग्रह को सुपर हैबिटेबल बनाने के लिए बुनियादी शर्तें क्या होती हैं, लेकिन अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और सिंपल बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक ग्रह का साइज। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा सा बड़ा होना एक ग्रह को जिंदगी के लिए और भी बेहतर बना सकता है? सोचिए, अगर आप एक छोटी सी गार्डन में पौधे उगाते हैं तो पौधे उग तो जाते हैं, लेकिन उनके फैलने फूलने की जगह सीमित होती है। लेकिन अगर वही पौधे एक बड़े खेत में लगाए जाएं, जहां ज्यादा मिट्टी हो, ज्यादा पोषक तत्व हो और ज्यादा हवा और पानी हो, तो वो पौधे और भी स्वस्थ और मजबूत बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब एक ग्रह धरती से थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पास जिंदगी को पोषण देने की और भी ज्यादा कैपेसिटी होती है। बड़ा होने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। अगर एक ग्रह थोड़ा बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी भी धरती से ज्यादा होगी। ये ग्रेविटी उसके एटमॉस्फेयर को ज्यादा मजबूती से अपने पास रोक कर रखेगी। मतलब उस ग्रह पर हवा ज्यादा घनापन वाली होगी, जो जिंदगी के लिए एक सुरक्षित कंबल का काम करेगी। ये घनापन सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता, बल्कि पौधों और जीवन को और भी बेहतरीन तरीके से फ्लरिश करने का मौका देता है। धरती पर एटमॉस्फेयर हमें सूरज की तीखी किरणों से बचाता है, लेकिन कभी कभी वो पूरी तरह से शील्ड नहीं कर पाता। लेकिन अगर एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट बड़ा है और उसका एटमॉस्फेयर और भी घना है, तो उसकी सरफेस पर जिंदगी को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। ये ऐसा होगा जैसे आप एक पतले कंबल के बजाय एक गहरे और गर्म कंबल के नीचे सो रहे हो। सुरक्षा और सुकून दोनों ज्यादा होगा। एक और फायदा बड़े ग्रह का है उसका अंदर का गर्मीपन, जो उसके कोर से निकलता है। बड़ा ग्रह अपना हीट ज्यादा देर तक संभाल कर रखता है। ये गर्मी उसके सरफेस पर प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है, जो एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखता है और जीवन के लिए एक लंबे समय तक फेवरेबल कंडीशंस बनाता है। धरती पर प्लेट टेक्टोनिक्स ही कार्बन साइकिल को मेंटेन करती है, और अगर कोई प्लैनेट धरती से बड़ा हो तो वो और ज्यादा समय तक ये प्रोसेस चला सकता है। मतलब जिंदगी के लिए लंबे समय की गारंटी। और सबसे मजेदार बात यह है कि थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट ज्यादा जगह देता है बायोडाइवर्सिटी को। सोचिए, धरती पर ही हमने कितनी प्रजातियों को देखा है। जंगल, समुंदर, रेगिस्तान, बर्फीली पहाड़ियां, सब अलग अलग प्रकृति और जीवन का घर है। अब इमेजिन कीजिए, अगर एक प्लैनेट धरती से 1.2 या 1.5 गुना ज्यादा बड़ा हो, तो उसके पास और भी ज्यादा हैबिटेट्स होंगे और वहां जिंदगी और भी विविड और रंगीन हो सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि प्लैनेट बहुत बड़ा ना हो। अगर एक ग्रह बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वहां चलना मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर इतना घना हो सकता है कि सूरज की रोशनी सरफेस तक कम पहुंच पाए। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट धरती के साइज से एक कदम आगे सबसे परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है सुपर हैबिटेबिलिटी के लिए। धरती को अगर हम एक सुंदर गार्डन समझें, तो एक थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट एक विशाल बोटैनिकल गार्डन होगा। हर तरफ प्रकृति का रंग, हर कोने में जिंदगी का नया रूप और हर सांस में और भी गहरी शांति। और ये हमें लेकर जाता है अगले अध्याय की तरफ, जहां हम समझेंगे कि सिर्फ प्लैनेट का साइज ही नहीं, बल्कि उसका तारा भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्या एक ग्रह का स्टार जो उसे रोशनी और ऊर्जा देता है, जिंदगी के लिए फर्क डाल सकता है? चैप्टर 5 द रोल ऑफ अ स्टार। जब हम एक ग्रह की हैबिटेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ उस ग्रह के साइज, पानी या एटमॉस्फेयर को देखना काफी नहीं होता। जिंदगी का असली स्रोत उस ग्रह का तारा यानी उसका स्टार होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे से गांव का जीवन सूरज की रोशनी और ऊर्जा पर निर्भर होता है, वैसे ही हर प्लैनेट की कहानी भी उसके स्टार से जुड़ी होती है। धरती के लिए सूरज सिर्फ एक रोशनी का दिया नहीं, बल्कि जीवन का प्राण है। सूरज की गर्मी हमारे समुद्रों को बहने देती है, हवा को चलने देती है और पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऊर्जा देती है। लेकिन हर स्टार सूरज जैसे नहीं होते। कुछ स्टार्स हमसे छोटे होते हैं, कुछ हमसे बड़े, और कुछ अपनी उम्र और प्रकाश दोनों में अलग अलग होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं तो हमें ऐसे स्टार्स ढूंढने चाहिए जो सूरज से ज्यादा स्थिर और लंबी उम्र वाले हों। सूरज की उम्र लगभग 10 बिलियन साल है और अभी हम उसके मध्यकाल में जी रहे हैं। लेकिन कुछ स्टार्स, जो हम के टाइप स्टार्स कहते हैं, सूरज से छोटे और धीरे धीरे जलते हैं। ये स्टार्स अपनी रोशनी और गर्मी अरबों सालों तक देते रहते हैं, सूरज की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक। मतलब अगर किसी प्लैनेट को ऐसे स्टार से रोशनी मिल रही हो तो उस प्लैनेट को जिंदगी इवॉल्व करने के लिए और भी लंबा समय मिलेगा। सोचिए, धरती पर जिंदगी को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से इंसान बनने तक 4 बिलियन साल लगे। अगर हमारे पास सिर्फ 2 बिलियन साल होते तो शायद हम कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते।
लेकिन अगर किसी प्लैनेट के पास एक स्टार हो जो 20 या 30 बिलियन साल तक स्टेबल रहे, तो वहां की जिंदगी को और भी ज्यादा वक्त मिलेगा ग्रो करने का, इवॉल्व करने का, और शायद हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड बनने का। एक और महत्वपूर्ण बात स्टार के टेम्परामेंट की होती है। कुछ स्टार्स अपनी सरफेस पर बहुत वायलेंट होते हैं। वो फ्लेयर निकालते हैं, रेडिएशन भेजते हैं, जो उनके आसपास के प्लैनेट्स को खतरनाक बना देते हैं। लेकिन अगर एक स्टार शांत और स्थिर हो, तो उसके आसपास के प्लैनेट्स पर जिंदगी को सुरक्षा मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सुकून भरी सुबह में एक गार्डन हमेशा ज्यादा खिलता है, बजाय उस दिन के जब तेज आंधी तूफान आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट के लिए एक शांत और लंबी उम्र वाला स्टार होना सबसे बड़ा वरदान है। ये स्टार अपने ग्रह को न सिर्फ रोशनी और गर्मी देता है, बल्कि एक स्थिर माहौल भी देता है जहां जिंदगी अपना सफर आराम से तय कर सके। धरती पर हम अपने सूरज को लेकर खुशनसीब हैं, लेकिन कहीं दूर ब्रह्मांड के अन्य कोने में कोई और प्लैनेट हो सकता है जो एक और भी ज्यादा पेशेंट और नर्चरिंग स्टार के नीचे जिंदगी का रस रच रहा हो। और वही प्लैनेट हो सकता है हमारी इमेजिनेशन का सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड। अगला अध्याय हमें एक और रोमांचक विचार की तरफ ले जाएगा। सिर्फ स्टार और साइज ही नहीं, बल्कि एक प्लैनेट का ऑर्बिट भी तय करता है कि वहां जिंदगी खिल पाएगी या नहीं। चैप्टर 6 द हैबिटेबल जोन मिस्ट्री। अब तक हमने देखा कि एक प्लैनेट की साइज, उसका एटमॉस्फेयर और स्टार कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदगी के लिए एक और बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ऑर्बिट, यानी ग्रह का अपने स्टार के चक्कर लगाने का रास्ता। विज्ञान में इसे हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, या फिर पॉपुलरली गोल्डीलॉक्स जोन। ये नाम ही काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे गोल्डीलॉक्स की कहानी में सब कुछ ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वैसे ही एक प्लैनेट के लिए भी अपना स्टार के अराउंड परफेक्ट डिस्टेंस पर रहना जरूरी है। अगर प्लैनेट स्टार के बहुत करीब हो तो वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि पानी उबल जाए और जिंदगी संभव ना हो। अगर प्लैनेट स्टार से बहुत दूर हो तो वहां ठंड इतनी ज्यादा होगी कि पानी बर्फ बन जाए और जीवन का कोई चांस ना रहे। धरती के लिए ये जोन एक परफेक्ट मध्यम है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। यही वजह है कि हमारे समुंदर लिक्विड स्टेट में है, ना जमाए हुए ना उबल गए। यही वजह है कि जिंदगी यहाँ सरवाइव और इवॉल्व कर पाई। लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन सिर्फ टेम्परेचर तक सीमित नहीं है। इसमें प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, स्टार की स्टेबिलिटी और प्लैनेट की ऑर्बिट की सर्कुलैरिटी भी शामिल है। अगर ऑर्बिट बहुत इलिप्टिकल हो तो प्लैनेट कभी स्टार के करीब जाएगा और कभी दूर, और टेम्परेचर का एक्सट्रीम चेंज जिंदगी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन अगर ऑर्बिट सर्कुलर और स्टेबल हो तो क्लाइमेट हमेशा एक संतुलित रेंज में रहेगा, और ये जिंदगी के लिए एक आइडियल कंडीशन बनाता है। कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को वैज्ञानिकों ने ऐसे स्टार्स के आसपास ढूंढा है जहां गोल्डीलॉक्स जोन धरती के मुकाबले और भी बड़े और स्टेबल हैं। मतलब जिंदगी को और भी ज्यादा एरिया और टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए। सोचिए, अगर धरती सिर्फ एक छोटी सी पॉकेट में कंफर्टेबल है, तो कुछ और प्लैनेट्स एक पूरे स्पेशियस जोन में जिंदगी को फ्लरिश करने का मौका देते हैं। यही गोल्डीलॉक्स जोन का मैजिक है, एक ऐसी रेंज जो स्टार से परफेक्ट डिस्टेंस पर प्लैनेट को रखती है, जहां हर सांस एक सुकून भरी गर्मी और नरमी का एहसास दिलाता है। और इसी रेंज में ही हमारा धरती और शायद दूसरे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स भी हैं, जहां जिंदगी अपने सफर को शांति और स्टेबिलिटी के साथ एक्सप्लोर कर रही है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के रोल की, कैसे घना और सही कॉम्बिनेशन वाली हवा जिंदगी के लिए एक प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग लेयर का काम करती है, और क्यों ये सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए और भी क्रूशियल है। चैप्टर 7 एटमॉस्फेयर्स दैट नर्चर। अब तक हमने देखा कि एक प्लैनेट का साइज, स्टार और उसका ऑर्बिट जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी के लिए एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है एटमॉस्फेयर, यानी प्लैनेट के चारों तरफ घिरा हुआ हवा का लेयर। एटमॉस्फेयर सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग कवर भी है, जो जिंदगी को सुरक्षा और कंफर्ट दोनों देता है। सोचिए, जब आप बाहर जाते हैं और तेज धूप या तेज बारिश होती है, तो एक अम्ब्रेला या छत आपको बचाता है। बिल्कुल वैसे ही एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर उसके सरफेस पर जिंदगी को प्रोटेक्ट करता है।
अगर एटमॉस्फेयर सही कॉम्पोजिशन में हो, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परफेक्ट बैलेंस, तो पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और जीवन का चेन स्मूथली चल सकता है। धरती का एटमॉस्फेयर हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में ये और भी डेंस और स्टेबल हो सकता है। मतलब वहाँ हवा इतनी घनी और साफ हो सकती है कि ना सिर्फ सूरज के रेडिएशन से बचाव हो, बल्कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी कम हो जाए। ऐसे एटमॉस्फेयर में जिंदगी और भी गहरी और विविड हो सकती है। एक और फैसिनेटिंग बात है कि एटमॉस्फेयर वेदर और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। अगर कोई प्लेनेट का एटमॉस्फेयर थोड़ा थिक हो, तो वहाँ क्लाउड्स और रेनफॉल ज़्यादा यूनिफॉर्म होंगे। इससे कोई जगह बहुत ड्राई नहीं होगी और कोई जगह बारिश से बर्फ ना हो जाए। एक बैलेंस क्लाइमेट लाइफ के लिए आइडियल होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर का ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक ज़रूरी फैक्टर है। ये इफेक्ट धरती पर हमें माइल्ड और स्टेबल टेम्परेचर देता है। लेकिन अगर कोई सुपर हैबिटेबल प्लैनेट थोड़ा ज़्यादा एटमॉस्फेयर और परफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कॉम्बिनेशन के साथ हो, तो उस प्लैनेट का टेम्परेचर और भी स्टेबल और सूटेबल हो सकता है। कभी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और सबसे शांतिपूर्ण बात, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर जिंदगी को इवॉल्व करने का वक्त देता है। क्योंकि रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस कम होते हैं, लाइफ के फॉर्म्स आराम से ग्लो कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जब सुरक्षित घर में बड़े होता है, तो उसका डेवलपमेंट नेचुरल और हेल्दी होता है। सो अगर हम धरती को एक अच्छा नर्सरी समझ लें, तो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर उस नर्सरी को एक लग्जरियस बोटैनिकल गार्डन में बदल देते हैं। हर कोना प्रोटेक्टिव, हर एलिमेंट नर्चरिंग और हर मोमेंट जिंदगी को ग्रो करने का मौका देता है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा टेम्परेचर बैलेंस की तरफ, कि क्यों एक माइल्ड और स्टेबल क्लाइमेट जिंदगी के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है और कैसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स इस स्टैंडर्ड से भी आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 8 टेम्परेचर बैलेंस। अब तक हमने देखा कि एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और एसेंशियल फैक्टर है टेम्परेचर बैलेंस, यानी ग्रह का क्लाइमेट कितना माइल्ड और स्टेबल है। सोचिए, आप एक सुकून भरी सुबह में चल रहे हैं, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी, बस एक परफेक्ट नरमी और कंफर्ट का एहसास। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के लिए एक प्लैनेट का टेम्परेचर हमेशा एक कंफर्टेबल रेंज में होना चाहिए। धरती पर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हमें कभी कभी तकलीफ देते हैं, बहुत गर्मी, बहुत सर्द रात या कभी एक्सट्रीम स्टॉर्म्स। लेकिन धरती का क्लाइमेट काफी बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से जिंदगी सरवाइव कर पाती है। लेकिन अगर हम सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की बात करें, तो वहां का टेम्परेचर और भी ज्यादा स्टेबल और माइल्ड हो सकता है। मतलब ना कभी एक्सट्रीम गर्मी ना एक्सट्रीम सर्द, बस एक परफेक्ट मध्यम जहां हर लिविंग बीइंग नेचुरली और स्मूथली फ्लरिश कर सके। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक ग्लास में पानी रखते हैं जो हर वक्त थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म रहे, तो उसमें जीवन की पॉसिबिलिटी काफी स्टेबल होती है। लेकिन अगर पानी कभी बॉयल हो जाए और कभी जम जाए, तो कोई भी जीवन सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्लैनेट के लिए भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। और ये टेम्परेचर स्टेबिलिटी सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, बल्कि इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है। जब क्लाइमेट ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर लगा सकते हैं, सर्वाइवल पर कॉन्टिन्यूसली फाइट करने की बजाय। इससे बायोडाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स डेवलप करने का मौका मिलता है। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन टेम्परेचर को अरबों सालों तक स्टेबल रखता है। मतलब वहां जिंदगी को इवॉल्व करने के लिए और भी लंबा और सेफ टाइम मिलता है। सोचिए, अगर धरती को 4 बिलियन साल लगे एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम डेवलप करने में, तो एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट शायद और भी तेज और गहरा इकोसिस्टम बना चुका होगा। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि टेम्परेचर बैलेंस सिर्फ जिंदगी को सरवाइव नहीं कराता, बल्कि उसको एक कंफर्टेबल और थ्राइविंग एनवायरनमेंट देता है। जैसे आप एक सुकून भरी सुबह में अपने बगीचे में बैठे हैं और हर चीज परफेक्टली बैलेंस्ड लग रही है, वैसे ही वहां की प्रकृति और जीवन अपनी रिदम में हमेशा हार्मोनियसली चल सकते हैं। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट की तरफ, प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी ग्रह के अंदर की मूवमेंट और उसके रोल को सुपर हैबिटेबिलिटी में। यह भी जिंदगी के लिए छुपा हुआ हीरो है, जो धरती और किसी सुपर हैबिटेबल प्लैनेट को बेहतर बनाता है। ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब तक हमने समझा कि साइज, स्टार
ऑर्बिट, एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर बैलेंस एक प्लेनेट को जिंदगी के लिए सूटेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन एक और छुपा हुआ हीरो है, प्लेट टेक्टोनिक्स। शब्द सुनते ही शायद आपको लग रहा हो कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूं। सोचिए, एक केक के लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। अगर केक के लेयर्स बिल्कुल स्टेबल हैं और धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो केक ज्यादा स्ट्रांग और फ्रेश लगेगा। बिल्कुल वैसे ही प्लैनेट के अंदर की क्रस्ट या प्लेट लेयर्स धीरे धीरे मूव करते हैं। ये मूवमेंट बाहर से दिखता नहीं, लेकिन ये प्रोसेस जिंदगी के लिए एक प्रोटेक्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाता है। धरती पर प्लेट टेक्टोनिक्स कार्बन साइकिल को रेगुलेट करते हैं। जब वोल्केनोज फटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सस्टेन करती है। जब प्लेट्स कोलाइड करते हैं, नए माउंटेन्स बनते हैं और सरफेस का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। इससे टेम्परेचर और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म स्टेबल रहता है। अगर ये प्लेट टेक्टोनिक्स ना होते तो जिंदगी शायद एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण सरवाइव नहीं कर पाती। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट में साइंटिस्ट्स को लगता है कि थोड़ी ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, यानी प्लेट्स ऐसे मूव करें कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और ज्यादा स्टेबल हो। मतलब जिंदगी को ना सिर्फ सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उसको इवॉल्व करने के लिए और भी लंबा और सेफ समय मिलेगा। सोचिए, एक प्लैनेट जहां हर रीजन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सट्रीम डिजास्टर्स नहीं आ रहे। वहां जीवन और भी ज्यादा डाइवर्स और वाइब्रेंट बन सकता है। और एक और पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक्स सॉइल और न्यूट्रिएंट्स को रीजनरेट करते हैं। जब माउंटेन्स इरोड होते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होते हैं, जो पौधों और माइक्रोब्स के लिए एसेंशियल होते हैं। यानी एक प्लैनेट की जिंदगी के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स एक इनविजिबल गार्डनर की तरह काम कर रहा है, जो हमेशा इकोसिस्टम को नरिश करता है। धरती को अगर हम एक वेल मेंटेन्ड गार्डन समझ लें, तो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट का टेक्टोनिक सिस्टम एक परफेक्टली टेंडेड बॉटेनिकल गार्डन जैसा है। हर चीज स्मूथली फंक्शन कर रही है, हर लेयर जिंदगी के लिए रेडी है और हर ऑर्गेनिज्म अपनी पोटेंशियल तक फ्लरिश कर रहा है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और फैसिनेटिंग चीज की तरफ, वाटर वर्ल्ड्स वर्सेस लैंड वर्ल्ड्स। मतलब ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का परफेक्ट बैलेंस कैसे जिंदगी के लिए और भी सूटेबल बना सकता है। चैप्टर 10 वाटर वर्ल्ड्स वर्सेस लैंड वर्ल्ड्स। अब तक हमने समझा कि साइज, स्टार, ऑर्बिट, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे एक प्लैनेट को जिंदगी के लिए सूटेबल बनाते हैं। लेकिन जिंदगी के लिए एक और जरूरी फैक्टर है वाटर और लैंड का परफेक्ट बैलेंस। इसका मतलब है ओशंस, सीज, रिवर्स और कॉन्टिनेंट्स का कॉम्बिनेशन। सोचिए कि एक गार्डन है जहां सिर्फ पानी है लेकिन मिट्टी नहीं, या सिर्फ मिट्टी है लेकिन पानी नहीं। दोनों चीजें मिलकर ही जिंदगी को फ्लरिश करने का मौका देती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक प्लैनेट जहां ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों हों, वहां बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनती हैं। ओशंस एक्वाटिक लाइफ के लिए और लैंड पर प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए घर का काम करते हैं। धरती पर ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का रेशियो लगभग परफेक्ट है, 70% वाटर और 30% लैंड। ये कॉम्बिनेशन जिंदगी के लिए आइडियल है, लेकिन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में साइंटिस्ट्स ने सजेस्ट किया है कि थोड़ा ज्यादा लैंड या ऑप्टिमल शैलो सीज जिंदगी को और फ्लरिश करने के लिए बेटर हो सकते हैं। ज्यादा लैंड का मतलब है और ज्यादा डाइवर्स हैबिटेट्स, और शैलो ओशंस का मतलब है सनलाइट से रिच मरीन एनवायरनमेंट जो फोटोसिंथेसिस और फूड चेन के लिए परफेक्ट है। और ये बैलेंस सिर्फ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओशंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
जिससे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स कम होते हैं। लैंड और माउंटेन्स रेनफॉल और वेदर पैटर्न्स रेगुलेट करते हैं, जिससे जिंदगी के लिए एक सुकून भरा एनवायरनमेंट बनता है। सोचिए कि अगर एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट पर यह बैलेंस धरती से और ज्यादा परफेक्ट हो, तो वहां जिंदगी और भी कलरफुल और वाइब्रेंट हो सकती है। हर कोना एक इकोसिस्टम का घर हो, हर ओशन और लैंड मास हार्मोनियसली इंटरैक्ट कर रहा हो और हर स्पीशीज अपनी जगह नेचुरली फ्लरिश कर रही हो। यही वजह है कि साइंटिस्ट सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में ओशंस और लैंड के ऑप्टिमल बैलेंस को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। ये ना सिर्फ जिंदगी को सरवाइव करने का मौका देता है, बल्कि उसको थ्राइव और इवॉल्व करने का भी बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और फैसिनेटिंग एलिमेंट की तरफ, प्लैनेटरी एज और मैच्योरिटी। मतलब एक प्लैनेट की उम्र कैसे डिटरमाइन करती है कि वहां लाइफ का एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी कितनी एडवांस्ड हो सकती है। चैप्टर 11 प्लैनेटरी एज एंड मैच्योरिटी। अब तक हमने देखा कि एक प्लैनेट के लिए साइज, एटमॉस्फेयर, ऑर्बिट, टेक्टोनिक्स और वाटरलैंड का बैलेंस कितना जरूरी है। लेकिन एक और फंडामेंटल फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि जिंदगी वहां कितनी गहरी और डाइवर्स हो सकती है, और वो है प्लैनेट की एज और मैच्योरिटी। सोचिए एक बगीचे का छोटा पौधा और एक पुराना फुली ग्रोन ट्री। छोटा पौधा अभी वल्नरेबल है, उसकी जड़ कमजोर है और उस पर आसानी से असर पड़ता है। लेकिन एक बड़ा ट्री मैच्योर और स्टेबल होता है, उसके नीचे नए प्लांट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी अपना घर बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक प्लैनेट की मैच्योरिटी उसकी जिंदगी के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन होती है। धरती का एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। इस दौरान जिंदगी को इवॉल्व होने के लिए अरबों साल मिले, सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और ह्यूमंस तक। अगर धरती बहुत यंग होती तो लाइफ के पास इवॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं होता, और अगर बहुत ओल्ड होती तो शायद रिसोर्सेज खत्म हो चुके होते और स्टार की एनर्जी भी अनस्टेबल हो जाती। मतलब एक प्लैनेट की राइट एज जिंदगी के लिए एक गोल्डन पीरियड होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए 5 to 8 बिलियन ईयर्स का एज आइडियल है, क्योंकि इस रेंज में प्लैनेट के पास रिसोर्सेज भी होते हैं, स्टार भी स्टेबल होता है और जिंदगी को इवॉल्व करने का अरबों सालों का मौका मिल चुका होता है। मतलब वहां के इकोसिस्टम्स शायद धरती से भी ज्यादा एडवांस्ड और डाइवर्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्लैनेटरी मैच्योरिटी का मतलब होता है एक बैलेंस बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। जैसे एक इंसान के लिए मिडिल एज में स्टेबिलिटी आती है, वैसे ही एक प्लैनेट भी एक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है जहां क्लाइमेट स्टेबल होता है, टेक्टोनिक स्मूथली चल रहे होते हैं और एटमॉस्फेयर अपने बेस्ट बैलेंस पर होता है। यही वो वक्त है जब लाइफ को अपना बेस्ट चांस मिलता है फ्लरिश करने का। सोचिए एक प्लैनेट जो धरती से थोड़ा पुराना है, जहां पहले ही अरबों साल से लाइफ इवॉल्व कर रही है। वहां के फॉरेस्ट्स और ओशंस शायद अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी से भरे हों। वहां के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंटेलिजेंट स्पीशीज तक अपने एक अलग ही एवोल्यूशनरी पाथ पर होंगे। ये सोचना ही एक सुकून भरा और फैसिनेटिंग अनुभव है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और क्रिटिकल फैक्टर की तरफ, मतलब कौन से बेसिक केमिकल और मिनरल्स एक प्लैनेट को जिंदगी के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी बनाते हैं। चैप्टर 12 केमिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। अब तक हमने समझा कि एक प्लैनेट की उम्र, उसका बैलेंस और मैच्योरिटी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और एलिमेंट है जो हर चीज से भी ज्यादा बेसिक है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। मतलब वो केमिकल्स और मिनरल्स जो एक प्लैनेट पर मौजूद होने चाहिए ताकि जिंदगी का बीज वहां उग सके। सोचिए आप एक खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए आपको रेसिपी के साथ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे चावल के लिए चावल के दाने, दाल के लिए दाल या रोटी के लिए आटा। अगर ये बेस इंग्रेडिएंट्स ही ना हो तो खाना बनाना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के लिए भी कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमेशा चाहिए होते हैं। धरती पर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इन्हें शॉर्ट में CHONPS कहा जाता है। यही वो एलिमेंट्स हैं जो DNA, प्रोटीन्स और सेल्स जैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। अगर एक प्लैनेट में ये एलिमेंट्स सही रेशो में होते हैं तो वहां जिंदगी के चिंगारी जलने का चांस होता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, लाइफ को मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स भी चाहिए, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक।
ये एक तरह से जिंदगी के विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जैसे हैं। अगर ये प्रेजेंट हैं तो लाइफ के प्रोसेसेस स्मूथली चल पाते हैं। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट का कहना है कि उनके पास शायद और भी ज्यादा रिच केमिकल रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं। मतलब वहां जिंदगी सिर्फ एक फॉर्म में नहीं बल्कि अनेक यूनिक और एग्जॉटिक फॉर्म्स में इवॉल्व हो सकती है। सोचिए अगर धरती पर एक ही रेसिपी से ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया बन गए तो एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट पर शायद और भी नए रेसिपीज ऑफ लाइफ डेवलप हो चुके होंगे। एक और फैसिनेटिंग बात है वाटर। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें ये सारे केमिकल्स डिसॉल्व होकर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन ही लाइफ के पहले सेल्स बनने की शुरुआत करता है। अगर पानी और राइट केमिकल्स दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक प्लैनेट एक नेचुरल लेबोरेटरी बन जाता है जहां हर मोमेंट जिंदगी के नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। सोचिए एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट जहां ओशंस मिनरल से और भी रिच हों, जहां रिवर्स एक नेचुरल सूप बना रही हों ऑफ केमिकल्स, और वहां की सरफेस एक साइलेंट बट मैजिकल किचन की तरह हो जहां लाइफ के नए नए फ्लेवर्स कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हों। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और फैसिनेटिंग चीज की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का होना ही काफी नहीं है, उन्हें सुरक्षा भी चाहिए होती है, और उस सुरक्षा का रोल होता है एक प्लैनेट का मैग्नेटिक शील्ड। चैप्टर 13 मैग्नेटिक फील्ड्स एंड प्रोटेक्शन। अब तक हमने समझा कि एक प्लैनेट के पास लाइफ के लिए बेसिक केमिकल्स और पानी होना जरूरी है, लेकिन एक और एलिमेंट है जो शायद सबसे कम दिखाई देता है पर बिना उसके जिंदगी जल्दी खत्म हो जाती, और वो है मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए आप एक छतरी के बिना तेज धूप या बारिश में चल रहे हो। कुछ देर तक तो आप टॉलरेट कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे आप थक जाओगे, झुलसा जाओगे और बेहाल हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही अगर एक प्लैनेट के पास मैग्नेटिक शील्ड ना हो तो वहां की जिंदगी सूरज के रेडिएशन और स्पेस के कॉस्मिक रेज से झुल जाती। धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमारे मोल्टन आयन कोर की वजह से बनता है। ये फील्ड एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है जो हार्मफुल सोलर विंड और चार्ज्ड पार्टिकल्स को डाइवर्ट कर देता है। अगर ये शील्ड ना हो तो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे उड़ जाता और जिंदगी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती। मार्स इसका एक एग्जाम्पल है। मार्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए उसका एटमॉस्फेयर पतला हो गया और वहां पानी भी खो गया। लेकिन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के केस में अगर उनके पास और भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड्स हों तो वहां जिंदगी और भी सुरक्षित और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। इसका मतलब है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट रहेगा, ओशंस इवेपोरेट नहीं होंगे और जिंदगी अपने एवोल्यूशनरी पाथ पर आराम से चलती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता बल्कि एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देता है, क्योंकि जब एक प्लैनेट का मैग्नेटिक शील्ड स्ट्रांग होता है तो सरफेस पर रेडिएशन कम होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंटली फ्लरिश करते हैं। सोचिए एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट जहां मैग्नेटिक और अरोरा लाइट्स हर रात आसमान को सजाते हों, लेकिन उनके पीछे एक हिडन शील्ड कंटिन्यूसली जिंदगी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ये एक सुकून भरी और शांति से भरी तस्वीर है जहां प्रकृति अपने फुल हार्मनी में ग्रो कर रही है बिना किसी डर के। अगला अध्याय हमें लेकर जाएगा एक और कोर एस्पेक्ट की तरफ, स्टेबल क्लाइमेट साइकिल्स। क्योंकि सिर्फ शील्ड ही नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म बैलेंस भी जरूरी है ताकि जिंदगी फ्लरिश कर सके। चैप्टर 14 स्टेबल क्लाइमेट साइकिल्स। अब तक हमने समझा कि एक मैग्नेटिक शील्ड एक प्लैनेट पर जिंदगी के लिए सुरक्षा का काम करता है, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही काफी नहीं है। जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म रिदम भी चाहिए होती है, एक ऐसी नेचुरल साइकिल जो हर जनरेशन को स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी का एहसास दे। और ये आता है क्लाइमेट साइकिल्स के बैलेंस से। सोचिए अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहां कभी भी मौसम का अंदाजा नहीं हो, कभी अचानक बर्फ गिरती है, कभी धूप इतनी तेज हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाए, कभी तूफान और कभी सूखा। ऐसे जगह पर रहना कितना चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर एक प्लैनेट का क्लाइमेट एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल हो तो जिंदगी के लिए स्टेबल ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। धरती पर हम देखते हैं कि सीजन्स एक रिदम फॉलो करते हैं। गर्मी, बरसात, सर्दियां, ये सब एक पैटर्न में होते हैं। ये साइकिल प्लांट्स को ग्रो होने का टाइम देते हैं, एनिमल्स को माइग्रेट या हाइबरनेट करने का सिग्नल देते हैं और ह्यूमंस को फार्मिंग और लिविंग के लिए एक रिलायबल सिस्टम देते हैं। अगर ये साइकिल्स ना होते तो सिविलाइजेशन और बायोडाइवर्सिटी दोनों सस्टेन करना मुश्किल होता।
सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स के लिए साइंटिस्ट का कहना है कि उनका क्लाइमेट और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। मतलब वहां ना तो बार बार आइस एजेस आएंगे और ना ही एक्सट्रीम ड्राउट्स या हीट वेव्स। एक स्मूथ और माइल्ड सीजनल वेरिएशन हमेशा बनी रहेगी। यही वो एनवायरनमेंट है जो जिंदगी को अरबों सालों तक अनइंटरप्टेड फ्लरिश करने का मौका देगा। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है लॉन्गर स्टेबल पीरियड्स। धरती पर कभी-कभी एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स या वोल्केनिक सुपर इरप्शंस ने क्लाइमेट को ड्रास्टिकली बदल दिया, लेकिन अगर एक प्लैनेट सुपर हैबिटेबल है तो शायद वहां ऐसे कैटास्ट्रोफिक चेंजेस कम होते होंगे। मतलब एक लॉन्ग टर्म सैंक्चुअरी जहां हर ऑर्गेनिज्म अपने रिदम में जी पाता है। सोचिए एक प्लैनेट जहां हर साल के मौसम एक जेंटल मेलोडी की तरह आते हों, ना कभी बहुत एक्सट्रीम ना कभी अनप्रिडिक्टेबल। वहां के फॉरेस्ट्स, ओशंस और लिविंग बीइंग्स अपनी एवोल्यूशनरी जर्नी शांति से बिना इंटरप्शंस के तय कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्टेबिलिटी है जो धरती पर हम कभी-कभी खो देते हैं, लेकिन सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड्स में शायद हमेशा बनी रहती हो। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और नीशेस, जहां हम समझेंगे कि एक प्लैनेट पर कितनी अलग-अलग एनवायरनमेंट्स लाइफ के लिए अलग-अलग घर क्रिएट करते हैं। चैप्टर 15 इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और नीचेस। अब तक हमने देखा कि एक प्लैनेट पर क्लाइमेट साइकिल्स का स्टेबल और बैलेंस्ड होना जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब आइए एक और गहरी बात समझते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और नीचेस। यही वो कॉन्सेप्ट है जो डिसाइड करता है कि एक प्लैनेट पर जिंदगी सिर्फ लिमिटेड नहीं बल्कि हर कोने में अलग-अलग रंग और रूप में फैलती है। सोचिए धरती को ही, कुछ जगह घने रेन फॉरेस्ट्स हैं जहां बारिश और हरा भरा प्रकृति है, कुछ जगह डेजर्ट्स हैं जहां जिंदगी ने अपने यूनिक तरीके से एडजस्ट किया है, कुछ जगह ग्लेशियर्स हैं जहां सिर्फ हार्डी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, और कुछ जगह ओशंस के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। हर जगह एक अलग नीश यानी एक अलग घर है जहां जिंदगी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से शेप ले रही है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक प्लैनेट पर जिंदगी के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर एक एनवायरनमेंट एक्सट्रीम हो जाए तो ऑर्गेनिजम्स दूसरे एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। इससे लाइफ का सर्वाइवल चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक नेचुरल इंश्योरेंस सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि लाइफ कभी कंप्लीटली खत्म ना हो। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में साइंटिस्ट्स का कहना है कि इकोसिस्टम्स और भी ज्यादा डाइवर्स हो सकते हैं। सोचिए एक प्लैनेट जहां लैंड मास बड़ा है, ओशंस शैलो और न्यूट्रिएंट रिच हैं और क्लाइमेट स्टेबल है। मतलब वहां के फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स और भी ज्यादा वैरायटी के हो सकते हैं। रिवर्स और लेक्स शायद हर रीजन में अपना यूनिक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए हो, और ओशंस के अंदर तो शायद धरती के कंपैरिजन में और भी अलग-अलग क्रीचर्स इवॉल्व हो गए हों। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि नीचे ज्यादा होने का मतलब है कि एवोल्यूशन और भी क्रिएटिव बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्टिस्ट के पास जितने ज्यादा रंग होते हैं उसका पेंटिंग उतना ही कलरफुल और डिटेल्ड बनता है, वैसे ही एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट के पास जितने ज्यादा नीचेस होंगे उसके बायोलॉजिकल पेंटिंग्स उतने ही मैग्निफिसेंट होंगे। सोचिए एक ऐसा प्लैनेट जहां एक ही समय पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ग्लोइंग डेजर्ट्स, आइसी माउंटेन्स और कोरल फिल्ड शैलो ओशंस मिलते हो। हर जगह एक अलग कहानी चल रही हो, हर जगह जिंदगी ने अपना एक नया तरीका ढूंढ लिया हो जीने का। यही है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मैजिक, जो एक प्लैनेट को सिर्फ हैबिटेबल नहीं बल्कि ट्रूली सुपर हैबिटेबल बनाता है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट की तरफ, एनर्जी सोर्सेज और फोटोसिंथेसिस बियॉन्ड अर्थ, जहां हम देखेंगे कि लाइफ को एनर्जी मिलने के और भी नए तरीके हो सकते हैं। चैप्टर 16 एनर्जी सोर्सेज एंड फोटोसिंथेसिस बियॉन्ड अर्थ। जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है एनर्जी। जैसे हम इंसान खाना खाकर एनर्जी पाते हैं, वैसे ही प्लांट्स और एल्गे सनलाइट को अब्सॉर्ब करके अपनी ऊर्जा बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। धरती पर यही प्रोसेस जिंदगी की बैकबोन है, क्योंकि प्लांट्स और एल्गे अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट धरती से अलग हो तो वहां एनर्जी के सोर्स कैसे काम करते होंगे? सोचिए अगर कोई प्लैनेट एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के अराउंड घूम रहा हो। ये स्टार ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनका लाइट स्पेक्ट्रम थोड़ा रेड ऑरेंज साइड पर होता है। मतलब वहां के प्लैनेट्स ग्रीन नहीं बल्कि शायद डीप रेड, पर्पल या ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ताकि वो मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकें। ये थॉट ही कितना फैसिनेटिंग है। एक एलियन फॉरेस्ट जो हरा नहीं बल्कि लाल या जामुनी चमक से जगमग कर रहा हो।
और सबसे बड़ी बात, एनर्जी के सोर्सेज सिर्फ सनलाइट तक लिमिटेड नहीं होते। धरती पर ही देखिए, डीप सी वेंट्स के पास कुछ ऑर्गेनिजम्स सनलाइट के बिना सिर्फ हीट और केमिकल्स से अपनी ऊर्जा बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। मतलब अगर एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट पर थिक क्लाउड्स होते हैं और सनलाइट सरफेस तक नहीं पहुंचती, तो भी वहां के ऑर्गेनिजम्स प्लैनेटरी हीट या केमिकल रिएक्शंस के जरिए अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में साइंटिस्ट का ये मानना है कि मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स शायद स्टार की लाइट का यूज करें, कुछ प्लैनेटरी जियोथर्मल एनर्जी से अपना जीवन बनाएं और कुछ ओशंस के अंदर केमिकल रिच रिएक्शन से ग्रो करें। ये एक तरह से एनर्जी का सिम्बायोसिस होगा, जहां लाइफ के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि कई अलग-अलग रास्ते होंगे। और अगर आप सोचें तो ये वैरायटी एक प्लैनेट को और भी रिच बनाती है। धरती पर हम मोस्टली सनलाइट पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड पर लाइफ शायद इतनी डाइवर्स हो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स डार्कनेस में भी थ्राइव करें और कुछ लाइट के नए रंगों को कैप्चर करते हों। मतलब जिंदगी अपने एनवायरनमेंट को परफेक्टली शेप कर लेती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी अनयूजुअल हो। ये थॉट एक सूदिंग रियलाइजेशन देता है कि लाइफ की अडेप्टेबिलिटी इनफाइनाइट है। हम चाहे जितना भी लिमिट लगाएं, नेचर हमेशा एक नया रास्ता बना लेती है। और शायद इसी वजह से हमें लगता है कि अगर कहीं और जिंदगी है तो वो सिर्फ सरवाइव नहीं करती बल्कि अपने तरीके से फ्लरिश करती है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा और गहरी सोच में, इवोल्यूशनरी पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, जहां हम देखेंगे कि लाइफ सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती बल्कि इवॉल्व होकर नए और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में बदलती रहती है। चैप्टर 17, एवोल्यूशनरी पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। अब तक हमने समझा कि एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट पर एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, इकोसिस्टम्स डाइवर्स होंगे और एनर्जी के मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल होंगे। लेकिन एक और सवाल उभर कर आता है, क्या ऐसे प्लैनेट्स पर लाइफ सिर्फ बेसिक फॉर्म में ही रहेगी या फिर वो इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट बन पाएगी? यही है एवोल्यूशनरी पोटेंशियल का राज। धरती का एग्जाम्पल ले लीजिए। शुरू में लाइफ बहुत ही सिंपल थी, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन ने लाइफ को नए चैलेंजेस दिए और नए सॉल्यूशंस भी। इसी प्रोसेस ने मल्टी सेलुलर लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स और अंत में ह्यूमंस तक पैदा किया। एवोल्यूशन एक रिवर की तरह है जो हमेशा बहता है और नए रास्ते बनाता है। अब सोचिए, एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट जो धरती से ज्यादा स्टेबल है, मतलब वहां कैटास्ट्रॉफिक मास एक्सटिंक्शंस शायद कम होती हों और क्लाइमेट और रिसोर्सेज ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हों। इसका रिजल्ट होगा कि एवोल्यूशन को और भी ज्यादा समय और स्टेबिलिटी मिलेगी अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाने का। मतलब जहां धरती पर कॉम्प्लेक्सिटी आने में लगभग 4 बिलियन ईयर्स लगे, वहां एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड पर यह प्रोसेस शायद तेज हो जाए। ये भी मुमकिन है कि वहां के ऑर्गेनिजम्स धरती की ऑर्गेनिज्म से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म्स में डेवलप हो चुके हों, उनका नर्वस सिस्टम और ज्यादा रिफाइंड हो, उनकी सेंसेस डिफरेंट स्पेक्ट्रम डिटेक्ट करती हो और उनकी सोशल स्ट्रक्चर्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि वहां के क्रीचर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हों ऐसे तरीकों से जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे बायोल्यूमिनेसेंट सिग्नल्स, टेलीपैथिक लाइक केमिकल एक्सचेंजेस या फिर वाइब्रेशन पैटर्न्स। और सबसे गहरी बात यह है कि एवोल्यूशन के पास वहां ट्रायल एंड एरर के लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे। ज्यादा नीशेस, ज्यादा एनवायरनमेंट्स और ज्यादा एनर्जी सोर्सेज का मतलब है कि हर जगह अलग एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे। कुछ जगह सिंपल लाइफ हो सकती है, कुछ जगह मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ जगह हाइपर एडवांस लाइफ फॉर्म्स जो हमारे लिए एक साइंस फिक्शन जैसे लगें। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज एक सूदिंग पर्सपेक्टिव भी देती हैं। ये हमें बताती हैं कि यूनिवर्स में जिंदगी सिर्फ एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक फ्लोइंग और डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे टाइम बहता है, वैसे वैसे जिंदगी नए रंग, नए रूप और नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है। और अगर सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद उन पर एवोल्यूशन की कहानी और भी ज्यादा रिच और मैजिकल होगी। अगला अध्याय हमें और भी मिस्टीरियस थॉट की तरफ ले जाएगा, साइंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिविलाइजेशंस बियॉन्ड अर्थ। वहां हम सोचेंगे, अगर जिंदगी इवॉल्व होकर इंटेलिजेंस तक पहुंचती है तो क्या उनका वर्ल्ड हमें सिग्नल्स भेज रहा होगा? Chapter 18, Signs of Intelligence and Civilizations Beyond Earth.
जब हमने एवोल्यूशनरी पोटेंशियल को समझा तो एक बड़ी सोच सामने आई। अगर एक सुपर हैबिटेबल प्लैनेट पर जिंदगी इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड फॉर्म्स में बदल सकती है, तो क्या वहां पर इंटेलिजेंस और सिविलाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं? ये सवाल शायद सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे अपने अस्तित्व को क्वेश्चन करता है कि क्या हम अकेले हैं? धरती पर देखिए, इंटेलिजेंस एक रेयर आउटकम था। करोड़ों सालों तक लाइफ सिंपल और मीडियम लेवल पर ही बनी रही, लेकिन कुछ एवोल्यूशनरी प्रेशर्स और एनवायरमेंटल चैलेंजेस ने इंसान जैसे स्पीशीज को जन्म दिया। हमने टूल्स बनाए, लैंग्वेज डेवलप की और अपने एनवायरनमेंट को शेप करना शुरू किया। लेकिन अगर एक प्लैनेट धरती से ज़्यादा स्टेबल और रिसोर्सेज रिच हो, तो वहाँ इंटेलिजेंस इवॉल्व होने का चांस और भी ज़्यादा हो सकता है। सोचिए, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ ज़्यादा लैंड मास हो, ओशंस शैलो और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, क्लाइमेट जेंटल हो और मास एक्सटिंक्शंस ना के बराबर हो। मतलब वहाँ लाइफ के पास बिलियंस ऑफ ईयर्स का अनइंटरप्टेड टाइम होगा इवॉल्व होने के लिए। शायद उनके पास हमसे ज़्यादा एडवांस्ड ब्रेन्स हों, उनके सोसाइटीज़ और भी इंटरकनेक्टेड हों, और उनके साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हमारे इमेजिनेशन से भी परे हों। और यही थॉट हमें एक और डायरेक्शन में ले जाता है। अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या वो हमें सिग्नल्स भेज रही होंगी? धरती पर हमने सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के थ्रू रेडियो सिग्नल सर्च किए हैं। लेकिन अगर एक सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो कम्युनिकेशन के ऐसे तरीके यूज़ कर रही होगी जो हम अभी समझ भी नहीं सकते, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स के पैटर्न्स, न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन या फिर लाइट के सटल पल्सेस। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सिविलाइजेशंस अपने वर्ल्ड्स पर इतनी डीपली कनेक्टेड हों कि उन्हें आउटवर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत ही ना हो। शायद उनका पूरा ध्यान अपने प्लैनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में हो। ये भी सोचा जा सकता है कि उन्होंने ट्रैवल और कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को ह्यूमन जैसे एक्सपेंशन के बजाय एक स्पिरिचुअल और सस्टेनेबल डायरेक्शन में डेवलप किया हो। ऐसी सिविलाइजेशंस के बारे में सोचना हमारे लिए एक मेडिटेशन जैसा है, क्योंकि ये हमें अपने ही एग्जिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। अगर कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ है, तो हमारी कहानी एक अकेली कहानी नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का एक छोटा सा सुर है। और अगर नहीं भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बड़ी है अपने वर्ल्ड और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की। अगला अध्याय हमें ले जाएगा एक और साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल राज की तरफ, सर्च स्ट्रैटेजीज एंड फ्यूचर टेलीस्कोप्स, जहां हम देखेंगे कि इंसान किस तरह एक्टिवली उन सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड्स को ढूंढ रहा है और कौन से नए टूल्स हमें उन्हें देखने और समझने में मदद करेंगे। चैप्टर 19, सर्च स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर टेलीस्कोप्स। अब जब हमने समझा कि सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जिंदगी और शायद सिविलाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी उभरती है, उन्हें हम ढूंढे कैसे? यही है सर्च स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर टेलीस्कोप्स का फैसिनेटिंग चैप्टर। धरती से हमारा पहला कदम था आसपास के स्टार्स के प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना। पहले हमें लगता था कि सिर्फ अपना सोलर सिस्टम ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब तक के ऑब्जर्वेशंस ने हमें हजारों एक्सोप्लैनेट्स दिखाए हैं। इनमें से कुछ तो अर्थ साइज हैं, कुछ जुपिटर के बराबर और कुछ एग्जॉटिक कैटेगरीज में आते हैं, जैसे वाटर वर्ल्ड्स और सुपर अर्थ्स। लेकिन अब चैलेंज ये है कि इनमें से कौन से प्लैनेट सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं। एक फेमस मेथड है ट्रांजिट मेथड, जहां टेलीस्कोप स्टार के ब्राइटनेस में हल्की सी कमी डिटेक्ट करता है जब एक प्लैनेट उसके सामने से गुजरता है। दूसरा है रेडियल वेलोसिटी मेथड, जहां स्टार के वॉबल को मेजर किया जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। रियल मैजिक तब होगा जब हम उनके एटमॉस्फेयर और सरफेस कंडीशंस डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसी का जवाब है फ्यूचर टेलीस्कोप्स। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी हमें पहले से ज्यादा डीप और प्रेसाइज व्यू दे रहा है, लेकिन अगले कुछ डेकेड्स में और भी बड़े टेलीस्कोप्स बनने वाले हैं, जैसे LUVOIR लार्ज यूवी ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर और हैबेक्स हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ऑब्जर्वेटरी। ये टेलीस्कोप्स इतने पावरफुल होंगे कि वो एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर्स को डायरेक्टली एनालाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि उनमें ऑक्सीजन, वाटर वेपर, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं या नहीं। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स ये भी सोच रहे हैं कि हम एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्ट इमेजेस कैप्चर कर सकें। सोचिए, एक दिन आप टेलीस्कोप के डेटा में एक ब्लू ग्रीन ग्लोइंग प्लैनेट देखते हैं जिसमें क्लाउड्स, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की हिंट्स दिखते हैं। ये एक ड्रीम जैसा होगा, लेकिन अब ये ड्रीम साइंटिफिक रियलिटी के और पास आ रहा है।
सर्च स्ट्रैटेजीज में एक और अप्रोच है बायोसिग्नेचर्स और टेक्नोसिग्नेचर्स ढूंढना। बायोसिग्नेचर्स का मतलब है ऐसे केमिकल्स या पैटर्न्स जो लाइफ के होने का सिग्नल देते हैं, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन का अनयूजुअल कॉम्बिनेशन। और टेक्नोसिग्नेचर्स का मतलब है आर्टिफिशियल सिग्नल्स, जैसे रेडियो वेव्स, लेजर पल्सेस या एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। मतलब अगर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उनकी टेक्नोलॉजी अपने आप एक निशानी छोड़ सकती है। ये सब सुनने में ही इतना सूदिंग और थॉट प्रोवोकिंग लगता है। सोचिए, हम एक छोटी सी ब्लू प्लैनेट से बैठे हुए अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर के वर्ल्ड्स का एनालिसिस कर रहे हैं। ये एक तरह का साइलेंट कॉस्मिक मेडिटेशन है। हमारे क्वेश्चंस का जवाब कहीं दूर उन स्टार्स के आसपास छुपा है और हम धैर्य से उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अध्याय हमें इस सफर के अंतिम और सबसे इमोशनल पॉइंट तक ले जाएगा, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, व्हाट सुपर हैबिटेबिलिटी टीचेस अस अबाउट लाइफ। वहां हम देखेंगे कि ये पूरी कहानी हमें खुद अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्या समझाती है। चैप्टर 20 फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, व्हाट सुपर हैबिटेबिलिटी टीचेस अस अबाउट लाइफ। अब हम अपने इस सफर के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स थियरी के रूप में एक ऐसी सोच को जन्म देते हैं जिसमें धरती से भी बेहतर वर्ल्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने साइंस के बेसिक प्रिंसिपल से शुरुआत की और धीरे धीरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचे। लेकिन अब वक्त है एक और ज्यादा पर्सनल और फिलोसॉफिकल नजरिए से इस बात को समझने का, ये सब हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी धरती एक अनमोल और यूनिक जगह है। चाहे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हों या नहीं, हमारे लिए अभी के लिए ये ब्लू प्लैनेट ही सब कुछ है। ये हमें एक जेंटल रिमाइंडर देता है कि हम अपने इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को लाइटली नहीं ले सकते। जहां और कहीं जिंदगी हो सकती है वहां हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन धरती पर हमें अपना बैलेंस बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि सुपर हैबिटेबिलिटी हमें पॉसिबिलिटी की ब्यूटी सिखाती है। जब हम सोचते हैं कि शायद कहीं एक और वर्ल्ड है जहां फॉरेस्ट्स और भी ज़्यादा लश हों, ओशंस और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हों और लाइफ और भी ज़्यादा डाइवर्स हो, ये थॉट ही एक मेडिटेशन जैसा है। ये हमें रिमाइंड करता है कि यूनिवर्स एक एंडलेस क्रिएटिविटी का कैनवस है जिसमें जिंदगी हर जगह अपने अलग रंग भर सकती है। तीसरी और सबसे गहरी बात यह है कि अगर यूनिवर्स में कहीं और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हैं तो हम अकेले नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी है अपनी कहानी को संभालने की। हम एक यूनिक कॉन्शियसनेस है जो स्टार्स को देखकर ये सवाल पूछ रही है। ये फैक्ट ही अपने आप में एक मिरेकल है। सोचिए, एक छोटा सा स्पीशीज जो एक ऑर्डिनरी स्टार के चक्कर लगाने वाले प्लैनेट पर रहता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक देखता है और ये सोचता है कि कहीं और जिंदगी होगी या नहीं। ये सोचना ही एक जर्नी है जो हमें हम्बल बनाती है। सुपर हैबिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक साइंटिफिक थियरी नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी है कि जिंदगी हर जगह अपने यूनिक फॉर्म में ब्लूम कर सकती है और हर जगह अपना एक अलग कहानी लिख सकती है। और शायद इसी कहानी का सबसे सूदिंग पार्ट ये है कि हम अपने क्वेश्चंस के साथ जी रहे हैं। हमें हर जवाब जरूरी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें ढूंढने की कोशिश ही एक मेडिटेशन है। हर टेलीस्कोप का एक ऑब्जर्वेशन, हर साइंटिस्ट का एक हाइपोथेसिस और हर इंसान का एक वंडर, सब मिलकर एक साइलेंट प्रेयर जैसा है यूनिवर्स की तरफ। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपने अपना मन इस कहानी के साथ शांत किया, वैसे ही एक डीप रियलाइजेशन अंदर उठता है। जिंदगी फ्रेजाइल भी है और इनफाइनाइट भी, रेयर भी है और यूनिवर्सल भी, और ये दोनों ट्रूथ्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ हम अपने इस 20 चैप्टर के सफर को यहाँ समाप्त करते हैं। आपने स्लीपिंग फिलॉसफी पर जो अनुभव किया वो सिर्फ साइंस की एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सूदिंग मेडिटेशन भी थी जो आपको अपने अंदर और बाहर दोनों जगहों पर एक नई शांति के साथ जोड़ने का प्रयास करती है।